आज बात करते हैं 10 कॉमन क्वेश्चंस की जो हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में रहते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनीषा मेहता, एपेक्स हॉस्पिटल सिरसा से। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम वो क्या खाएं और क्या नहीं। बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी रहती है कि क्या उनको 2 लोगों के लिए खाना है। तो नहीं, ये एक मिथ है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है। इवन एक फुल टर्म बच्चे की रिक्वायरमेंट 300 किलो कैलोरीज के अराउंड रहती है और एक नॉर्मल लेडी की रिक्वायरमेंट 1500 से 2500 किलो कैलोरी की है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क जो आप करते हैं। तो डेफिनेटली आपको डबल नहीं खाना, लेकिन आपको अपनी डाइट का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसका प्रभाव स्ट्रेट आपके बच्चे पे होता है। अगर मैं ये कहूँ कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए तो आप कहेंगे कि ये हमें पता है। आपकी डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन्स सभी अच्छे से मात्रा में होने चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, यानी रेगुलर इंटरवल्स में कुछ कुछ लिक्विड लेते रहें। कुछ छोटी छोटी सजेशंस। नंबर 1, सीड्स, जिसमें मिक्सचर ऑफ फ्लेक्स सीड्स, शिया सीड्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन सीड्स को हो सके तो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसी तरह ड्राई फ्रूट्स जो कि बादाम भी हो सकते हैं। बादाम में मैं हमेशा कहती हूँ कि उनको भिगो के रखें, छिलका उतार के खाएं, क्योंकि छिलके में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बादाम के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देते। ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या वो उनको सोक करके खाएं या वो ड्राई खा सकते हैं। तो आई थिंक ये ऑप्शनल है, लेकिन अखरोट आप डिप करके रखें तो डेफिनेटली जैसे सीड्स जर्मिनेट होते हैं वैसे ही उसकी कैपेसिटी टू हैव इफेक्ट बढ़ जाती है। पर ड्राई फ्रूट्स ज़रूर अपनी डाइट में इनकलकेट करें। फ्रूट्स में एटलीस्ट एक फ्रूट अपनी डाइट में पर डे ज़रूर लें और फ्रूट को बदल बदल के लें। दोस्तों, आप जो भी डाइट ले रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप जब भी खा रहे हैं आप एक बिग स्माइल के साथ खाएं, बहुत हैप्पी होके खाएं, बिकॉज जो भी हमारे अंदर जा रहा है उसका इफेक्ट ना केवल हम पे, बच्चे पे भी होता है। और मैं मानती हूँ कि अगर आप स्माइल करके कुछ खा रहे हैं तो चाहे वो सिंपल भी है तो भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करेगा, उसकी एडेड न्यूट्रिएंट वैल्यू रहेगी अगर आप बहुत हैप्पीली अपनी मील लेते हैं। क्या आप प्रेगनेंसी में भी अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं? इट डिपेंड्स कि आप कितनी ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आप उतने हैवी वेट्स नहीं यूज़ कर सकते। मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइजेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सरसाइज करना इन प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ऑलरेडी एक्सरसाइज नहीं करते तो भी ट्राई करें कि कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। मैं योगा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ क्योंकि वो आपकी होल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। होलिस्टिक अप्रोच है। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जिसको प्राणायाम बोलते हैं वो भी आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर रखें। बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग्स नहीं करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या मेडिकेशन वो ओवर द काउंटर ले सकते हैं या अपने आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके मेडिकेशन या मेडिसिन्स को प्रेगनेंसी में अवॉइड करें, लेकिन बहुत बार फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार बहुत सीवियर पेन होती है या जिसमें आप हेडेक बोल सकते हैं, बैक एक बोल सकते हैं या फीवर हो जाता है, तो ऐसे में आप पैरासीटामोल सेफली ले सकते हैं। डेफिनेटली रिमेंबर, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बट वंस इन अ वाइल पैरासीटामोल इज़ अ सेफ ड्रग। उसी तरह एंटासिड्स, प्रेगनेंसी में एसिडिटी एक बहुत कॉमन कंप्लेन रहती है, तो एंटासिड्स लेना इज़ ऑल्सो सेफ। वो आप
बिना डॉक्टर से पूछे भी ले सकते हैं, जो जेल्स आते हैं आपकी एसिडिटी के लिए। नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। तो स्टूल सॉफ्टनर्स जैसे ईसबगोल या बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं, आप वो भी फॉर वंस ज़रूर ले सकते हैं। बट जो भी स्टूल सॉफ्टनर्स हैं वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, तो अगर आप उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लेंगे तो धीरे धीरे आपको ऐसी हैबिट हो जाएगी कि विदाउट उसके आपको मोशन पास नहीं होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप अदर फॉर्म्स ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स, नेचुरल चीज़ें यूज़ करें जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो और आपको मेडिसिन की आदत ना पड़े। नॉजिया और वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन रहता है। तो दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल रहता है कि उसको अपने आप वो कैसे मैनेज करें। ये क्यों होता है? ये होता है हमारी बॉडी में बीटा HCG हार्मोन बढ़ने की वजह से। तो दोस्तों, जिनमें ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उनमें ये हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट होता है, उनमें नॉजिया वॉमिटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा हो। जिनको नॉजिया या वॉमिटिंग नहीं है वो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं और हो सकता है उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चले। मेरे एक्सपीरियंस में प्रेगनेंसी में 60% पेशेंट्स को ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग होता है, जिसमें कुछ फॉर्म ऑफ हेल्प की ज़रूरत रहती है। तो कैसे करें अपने नॉजिया और वॉमिटिंग को मैनेज? नंबर 1, आप लिक्विड इनटेक अपनी इंक्रीज करें। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंटली आप कुछ कुछ लिक्विड लेते रहें। नंबर 2, बड़ी बड़ी मील्स के बजाय छोटी मील्स लेकिन बारी बारी मील्स, सो दैट आपको एसिडिटी ना हो, आपका टमी कभी भी एकदम एम्प्टी ना हो। नंबर 3, जिंजर एक बहुत अच्छा एंटी एमेटिक है, तो इसको अपनी डाइट में आप कैसे इनकलकेट करेंगे वो आप देखें। कोई कोई लोग इसकी एक छोटी सी पीस स्लाइस लेके अपने माउथ में रख लेते हैं, जैसे जैसे वो डिजॉल्व होती है तो नॉजिया में रिलीफ आता है। जिंजर कैंडीज भी अवेलेबल हैं। कभी कभी लोग इसको लेमन में डिप करके इसका पिकल भी बना लेते हैं। तो जिंजर बहुत अच्छा एंटी एमेटिक है। बहुत सारे लोग वॉमिटिंग के डर से खाना पीना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इवन अगर आप वॉमिट कर रहे हैं तो भी अगर आप किसी बर्तन में कुछ डालें, लेकिन अगर आप उसको उलट भी दें तो भी सम अमाउंट कुछ ना कुछ उसके बेस में स्टक रह जाता है। उसी तरह जब हम कुछ खाते हैं तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे माउथ में सलाइवा के साथ जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ मिक्स होके माउथ में ही वो एनर्जी दे देते हैं या न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। तो जब वो टमी में जाते हैं और जिस भी रीजन की वजह से वो वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। तो खाना नहीं खाना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। आपको खाना तो खाना ही है, चाहे वॉमिटिंग आए। अब जिनको वॉमिटिंग ज़्यादा आती है उसके लिए चीज़ बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, उससे वॉमिटिंग की टेंडेंसी कम होती है। उसी तरह बनाना में B6 बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है। B6 एक टाइप का विटामिन है, तो बनाना खाने से भी वॉमिटिंग की टेंडेंसी कम होती है। ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा B6 वाली बहुत सारी पिल्स भी आती हैं जिनको आप अपनी डाइट में, जिनको आप मेडिकेशन की तरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम रहती है या आप अच्छे से नहीं सो पाते, तो ये भी आपकी नॉजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को एग्जैजरबेट कर देती है। तो गुड नाइट स्लीप लेना, टाइम से सोना, एटलीस्ट 7.5 to 8 आवर्स की स्लीप लेना बहुत हेल्पफुल हो सकता है जिन दिनों में आपको वॉमिटिंग और नॉजिया की टेंडेंसी है। एक्यूप्रेशर रिस्ट बैंड्स, यहाँ पे आप रिस्ट बैंड बांधते हैं और ये आपकी नॉजिया और वॉमिटिंग को कम कर देती है।
दोस्तों, ये तो हुई वो बातें जो आप खुद टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉमिटिंग टू मच है तो एक टिप, आप अपने यूरिन में कीटोन बॉडीज टेस्ट कराएं। अगर कीटोन बॉडीज ट्रेस या 1+ हैं तो ये आप घर पे ही मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2+ या अबव है तो आपको हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो या आपको आईवी फ्लूइड्स लेने पड़े। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्या आप अपने बालों को कलर कर सकते हैं या नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में? दोस्तों, स्टडीज़ ये शो करती हैं कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं हेड के थ्रू, बट स्टिल सेफर टू यूज सेफ कलर्स। आप वेजिटेबल बेस्ड कलर्स यूज कर सकते हैं, आप हाईलाइट्स, लो लाइट्स कर सकते हैं। एंड एज फार एज नेल पेंट इज कंसर्न्ड, डेफिनेटली नेल्स डेड टिश्यू हैं तो इन पे अप्लाइड कलर एब्जॉर्ब नहीं होने वाला। आप बहुत सेफली कलर कर सकते हैं अपने नेल्स को, लेकिन हाँ, उससे जो ओडर या अरोमा उठता है वो स्मेल आपके साथ अंदर जा सकती है, तो डोंट टेक टू लॉन्ग। इज इट सेफ टू ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? यस, अगर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो बहुत सेफ है किसी भी फॉर्म में ट्रैवल करना। आप कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, इवन एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। बट कुछ चीज़ें जो आपको ट्रैवल के टाइम याद रखनी है। 1, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। नंबर 2, आपके पास एक पिलो होना चाहिए जो आप बैक में यूज़ कर सकें, क्योंकि बैक एक बहुत कॉमन भी हो जाता है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच में उठ के चल लें। इवन अगर आप एरोप्लेन में हैं तो स्ट्रेच कर लें अपनी बॉडी को। नंबर 4, हमेशा अपनी डेस्टिनेशन अच्छे से चूज़ करें। ऐसे जगह जाएं जहाँ पे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको डॉक्टर की मदद मिल सके। एंड नंबर 5, अगर आप ऑलमोस्ट टर्म पे हैं, यानी आप 7th, 8th या 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, तो एक बार जाने से पहले अपने डॉक्टर से मिल लें। एक सिंपल पीवी पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम लोगों को बता देता है कि सर्विक्स, या जिसको हम यूट्रस का माउथ बोलते हैं, वो अच्छे से क्लोज्ड है कि नहीं। क्योंकि अगर वो माउथ ओपन हो रहा है तो हो सकता है आपके लिए ट्रैवल सेफ ना हो। जैसे जैसे डिलीवरी पास आती जाती है तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि कैसे पता चले कि ये लेबर पेन्स हैं या पेन स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, बैक एक या लोअर बैक पेन बढ़ जाती है जब डिलीवरी के कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन वो कंट्रैक्शन है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी 4th, 5th मंथ के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यही कंट्रैक्शंस लेबर पेन के टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, इन कंट्रैक्शंस के साथ पेन एसोसिएटेड हो जाती है। कुछ लोगों में वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, ब्लडी डिस्चार्ज जिसको हम शो बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं और बेबी डिसेंट हो जाता है। यानी 9th मंथ के इनिशियल टाइम में आपका बेबी बिल्कुल ज़ीफी स्टर्नम या ऊपर तक आ जाता है, बट एज 9th मंथ प्रोग्रेस करता है तो ये बेबी पेल्विस में डाउन चला जाता है। तो दोस्तों, ये सब साइंस हैं कि लेबर पेन्स स्टार्ट होने वाले हैं या हो गए हैं। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जोक याद आता है। एक बार एक बहू ने अपनी सासू माँ को बोला कि मम्मा मैं सो रही हूँ, तो जब मेरे को पेन स्टार्ट हो तो आप उठा देना। तो उसकी सासू माँ ने बोला, बुद्धू, जब तेरे को पेन स्टार्ट होंगे तो मैं तुझे नहीं उठाऊंगी, तू मुझे उठाएगी। तो वेरी टिपिकली जो लेबर पेन्स होते हैं वो बैक से आगे तक जाते हैं यूरिन के रास्ते तक, और एक एक कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रेस्ट आता है। यानी जो लगातार होने वाला पेन है वो यूजुअली लेबर पेन नहीं होता, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्शन में बेबी भी डिस्ट्रेस में आता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी कॉन्ट्रैक्शन के बीच में यूट्रस रिलैक्स करता है,
जिस टाइम पे बेबी को ब्लड फ्लो वापस मिलता है। तो दिस इज हाउ यू रिकग्नाइज अ नॉर्मल लेबर पेन फ्रॉम फॉल्स लेबर पेन। आपको डिलीवरी के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी, आप कैसे अपना बैग पैक करें। तो दोस्तों 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि जब आप जा रहे हैं तो आप अकेले जा रहे हैं, जब आप वापस आएंगे तो आप 2 लोग होंगे। तो 2 लोगों का सामान आपको पैक करना है। नंबर 1, आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। आपको कुछ लूज क्लोथ्स की ज़रूरत होगी और क्लोथ्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि लेबर के टाइम पे जब बैग लीक होता है तो बार बार क्लोथ्स को चेंज करना पड़ता है। तो आपके पास कुछ क्लोथ्स होने चाहिए अपने लिए, लूज क्लोथ्स होने चाहिए। आपके पास वो सामान होना चाहिए जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, जैसे ब्रश, टूथपेस्ट, कोम, या जो आपकी नॉर्मल टॉयलेटरीज है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आपकी डिलीवरी हो गई है तो यू वुड लाइक टू गेट योरसेल्फ फ्रेश। इसके अलावा आपके पास कुछ पैड्स होने चाहिए। और बच्चे के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए, क्लोथ्स होने चाहिए बच्चे के लिए जो उसकी डिलीवरी के बाद हम उसको पहनाएंगे। थोड़े से वार्म क्लोथ्स होने चाहिए। बेबी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उनको थोड़ी सी जल्दी ठंड लग जाती है। तो अगर इवन इफ इट इज़ नॉट सो कोल्ड तो भी हम थोड़ा सा बेबी को स्नगली पैक रखना प्रेफर करते हैं। बेबी पैकिंग के लिए भी आपके पास बहुत सॉफ्ट क्लोथ्स, ऑलमोस्ट चुन्नी के साइज़ के, क्योंकि जब आप बेबी को पैक कर देते हैं आफ्टर डिलीवरी तो वो आपको तंग कम करता है। तो बेबी पैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो टॉक अबाउट बेबी पैकिंग, वो कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। रीज़न ये है कि जब वो बेबी मदर के अंदर होता है तो वो स्नगली टाइट होता है एक कंपार्टमेंट में, और वो उस कंपार्टमेंट में बहुत प्रोटेक्टेड फील करता है। लेकिन जब वो आउटर वर्ल्ड में आता है तो बहुत सारी बार हमने देखा होगा उनको ऐसे ट्रेमर्स या शिवरिंग सी हो रही है, बिकॉज वो डर से जाते हैं एनवायरनमेंट में। तो अगर आप उसको पैक कर देते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा आपके पास कटोरी, चम्मच और कुछ खाने को सामान। क्या सामान खाना चाहिए लेबर के टाइम पे? अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत हैवी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट में भी उसमें गुड कैलोरीफिक वैल्यू होती है। डेट्स बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं लेना, और किशमिश या रेजिन्स भी बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी रहते हैं। तो लाइट ईटिंग बट गुड इन कैलोरीज, ऐसी चीज़ आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या पैक करें? आप बहुत सारी हिम्मत और विश्वास, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टाइम। आपको अपने आप को हौसला देना है, तो पैक योरसेल्फ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्या आप काम कर सकते हैं जब आप प्रेग्नेंट हैं? तो दोस्तों यस, आप काम डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि लाइट वाले लोग काम कर सकते हैं और हेवी जॉब वाले लोगों को काम छोड़ देना चाहिए, नहीं। नेचर ने यूट्रस को ऐसा बनाया है कि उसका माउथ ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी टाइटली क्लोज्ड रहता है। और अगर हम देखें तो मजदूर लोग मैक्सिमम बच्चे पैदा करते हैं और वो लास्ट डे तक भी वर्क कर रहे होते हैं। तो वन थिंग इज डोंट स्टॉप योर वर्किंग। यस, कुछ आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूटी में बैठ के काम कर रहे हैं तो बीच बीच में आप खड़े हो जाएं, कुछ स्ट्रेचिंग कर लें। आप कुछ ना कुछ ऐसा पैक कर लें कि बिफोर लंच टाइम भी या आफ्टर एवरी 2 आवर्स आप कुछ खा सकें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आपको स्टेयर्स वॉक करके भी जाना है तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन अपनी स्पीड को कर सकते हैं। बट देयर इज नो जॉब जिसको मैं कहूँ कि आपको नहीं करनी। यस, देयर आर सम जॉब्स जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर है। जैसे अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप एक्सरे रूम में काम कर रहे हैं या सीटी रूम में काम कर रहे हैं
या अगर आप एनेस्थेटिस्ट है तो जीए की ड्रग से एक्सपोजर आपके लिए अगर हार्मफुल है तो ऐसे काम को आपको ज़रूर छोड़ना है। लेकिन नॉर्मल लेडीज विद नॉर्मल प्रेगनेंसी डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं। इज इट सेफ टू हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या आप प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स कर सकते हैं? बहुत कॉमन सवाल रहता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स करने की कोई मनाही नहीं है, बट जब इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं जिनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा जेंटल होए, और जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो डिस्चार्ज जो है वो अंदर ना छोड़ें, क्योंकि बहुत बार सीमेन में कोई इन्फेक्शन होता है जो वजाइना के थ्रू और सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक जा सकता है। ऐसे में प्री टर्म लेबर पेन्स होने का खतरा रहता है। तो हमेशा आप कोई ना कोई बैरियर मेथड यूज़ करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंटरकोर्स करने के लिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप बिल्कुल नियर द डिलीवरी हैं, यानी 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद, आप इस कॉन्ट्रासेप्शन को छोड़ सकते हैं और आप डायरेक्ट भी इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि सीमेन में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे लेबर पेन स्टार्ट होने में मदद मिलती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि लेबर पेन्स को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप वो हैं जिनको नॉर्मल डिलीवरी का शौक है तो 9th मंथ में आप कोई भी बैरियर यूज़ नहीं करें, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, यू हैव टू बी जेंटल। आपको बेबी का ध्यान रख के ही इंटरकोर्स करना है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, तो कैसे करें इसको मैनेज? दोस्तों, हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारी गट की मोबिलिटी एंड मोटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाना। नंबर 1, आपको फाइबर बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड हैं जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि बनाना लेने से कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलता है। प्रून्स और बेरीज भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती हैं। अंजीर, जिसको हम फिग बोलते हैं, अगर आप उसको वाटर में डिप करके रखें रात को, सुबह वो पानी भी ले लें और उसको भी खा लें तो भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। फेनुग्रीक सीड्स, जिनको हम सौंफ बोलते हैं, आप अगर दूध लेते हैं तो 1 चम्मच उसमें सौंफ को आप उबाल के चाहे उसको सीव कर लें, छान लें और वो दूध पिएं, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। गुलूकंद, जो कि रोज़ पेटल्स से बनता है, तो रोज़ पेटल्स से में जब शुगर मिला दिया जाता है, वी कॉल इट गुलूकंद, तो आप वो भी 1 चम्मच ले सकते हैं। इससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। इस समय पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखें। तो फास्ट फूड या शुगरी चीज़ें लेने से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट गट हेल्थ के लिए कि आप दही, कर्ड या योगर्ट भी अपनी डाइट में इनकलकेट करें। हाइड्रेट करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में स्टूल्स बहुत हार्ड होते हैं। तो अगर आप अपना लिक्विड इनटेक भी बढ़ाएंगे तो उससे भी हेल्प होगी। उठते ही एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, या उस वाटर में आप कुछ डाल भी सकते हैं, तो ये लेने से भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प होगी। बहुत सारे लोग स्टूल सॉफ्टनर्स अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो इसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है कि डिपेंडेंसी हो जाती है। आपको स्टूल सॉफ्टनर एक दिन तो स्टूल पास करने में मदद कर देगा, लेकिन आफ्टर 3-4 डेज आप स्टूल पास ही नहीं कर पाएंगे जब तक आप वो सॉफ्टनर नहीं लें। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों की हैबिट ना बने, आप नेचुरल तरीके से ही अपने स्टूल्स का ध्यान रख सकें। 1 मोर टिप, अगर आप इंग्लिश टॉयलेट पे बैठे हैं तो एक छोटा सा स्टूल अपने पाँव के नीचे रख लें, ताकि आपके फुट थोड़े से एलिवेट हो जाएं और आपकी बॉडी का पोस्चर कुछ ऐसा बन जाए कि आपकी बॉडी और लेग्स के बीच में एक 35 डिग्री एंगल हो जाए। तो इससे आपका गट स्ट्रेटन हो जाता है
और स्टूल्स आने में हेल्प मिलती है। थैंक यू दोस्तों। ये थे हमारे 10 सवाल जो हमने लिए, जो बहुत कॉमनली हमसे पेशेंट्स पूछते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज करें, हम या हमारी टीम का कोई भी मेंबर कोशिश करेगा कि उसका आंसर ज़रूर कर पाएं।